ठीक है। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, अपने पास एक सर्कल है यहाँ पे और दो परपेंडिकुलर एक्सिस हमने ड्रॉ कर रखे हैं। ए डैश इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बी डैश इज वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ओपी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ इस सर्कल की रेडियस के बराबर है और जो पॉइंट ओ पे फिक्स्ड है, मतलब कि इसका जो ये वाला एंड है, पॉइंट ओ वाला जो एंड है, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, बट जो पी वाला एंड है दिस इज फ्री टू मूव, यानी कि अगर ये पी वाला एंड मूव करेगा तो ये जो वेक्टर है ओपी लाइन सेगमेंट है ये रोटेट करेगा। ठीक है, अगर ये रोटेट करेगा तो पी इस सर्कल के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, अब हम एंगल किस तरह से बताएंगे। ओए जो लाइन है, ओए लाइन ये हमारी स्टैंडर्ड लाइन की तरह है, तो हम ओपी का एंगल ओए के साथ बताएंगे हमेशा। तो मान लिया कि ये वाली जो लाइन है ये स्टैंडर्ड लाइन है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड लाइन के अलोंग अगर ओपी रखा होगा, ओपी को अगर ओए के अलोंग रखा होगा तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको अपने बोलेंगे 0 डिग्री। यानी कि अगर कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओ से ए की तरफ डायरेक्टेड हो तो वो कितने डिग्री एंगल पे हम डायरेक्टेड मानेंगे, हम मानेंगे कि वो 0 डिग्री पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने क्या किया, अगर 0 डिग्री से ऊपर की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करती है, घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज ओपी को रोटेट कराया, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा उसको हम पॉजिटिव एंगल मानेंगे। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया अगर हमने एंगल का, तो फिर एंगल को पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, और यदि मैंने ओपी वेक्टर को नीचे की तरफ मूव करा दिया, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मूव करा दिया, तो मैं बोलूँगा कि ये क्लॉक की डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। तो हमने एंगल मेज़र ओए के साथ किया है, तो किस डायरेक्शन में हमें मूव करना पड़ा, तो दैट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने बोला कि अगर ऐसा करना पड़ा तो इस एंगल को हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एंगल का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। आज तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ हमने दो लाइंस के बीच में ज्योमेट्रिकल एंगल देखा है। जैसे मान लिया एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमने कोई एंगल देखा है, जैसे मान लिया इन दोनों के बीच में ये 45 डिग्री का एंगल है सपोज, तो ये एंगल इसकी कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, क्योंकि हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की बात करते आए हैं पहले, तो किसी भी पॉलीगन के एंगल्स की बात करते हैं तो वो हमेशा विदाउट साइन हम सीधा ही बोल देते थे कि इस एंगल का मेजरमेंट इतना है। तो ये जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एंगल। ज्योमेट्रिकल एंगल, तो जो ज्योमेट्रिकल एंगल होता है उसका साइन बताने की जरूरत नहीं होती, वो तो एब्सोल्युटली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एक। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल यूज करेंगे हम वो हमेशा विद साइन यूज होगा। तो हमने क्या बोला, अगर कोई एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है तो वो हमेशा विद साइन बताया जाएगा। तो आगे चल के हम जितने भी एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होंगे और वो हमेशा विद साइन बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक बना, मैंने बोला कि अगर OA और OP के बीच में ये वाला एंगल इस फिगर में 30 डिग्री है, तो फिर मैं बोलूँगा कि OP कितने एंगल पे है। अगर मुझे ज्योमेट्रिकल एंगल बताना है तो वो 30 डिग्री है, लेकिन अगर मुझे बताना है कि OP कितने एंगल पे है तो इसका मतलब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पूछा जा रहा है। तो मैं आंसर क्या करूँगा कि इट इज़ एट +30 डिग्री, यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, +30 डिग्री एंगल। ठीक है, यदि मान लिया नीचे की तरफ जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ज्योमेट्रिकल एंगल 45 डिग्री है, तो मैं बोलूँगा इसको पोजीशन 1 बोल देते हैं।
ठीक है, इसको पोजीशन 2 बोल देते हैं। तो अपने बोलते हैं कि एट पोजीशन 2 इट इज एट -45 डिग्री। -45 डिग्री क्यों है? क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया गया है तो उसको नेगेटिव एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, तो इसलिए नेगेटिव एंगल हो जाएगा। और कितना मूव करना पड़ा? 45 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा? -45 डिग्री। ठीक है, तो और देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लिया हमने ओपी को घुमा के इधर भेज दिया, ठीक है, तो ये वाला ज्योमेट्रिकल एंगल जो है मान लिया 120 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है तो ये किस डायरेक्शन में चलने पे 120 डिग्री आया? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पूछा जाए, इसको पोजीशन 3 बोल देते हैं पहले तो हम। तो कोई बोले पोजीशन 3 पे, ओपी की पोजीशन 3 पे एंगल कितना होगा? तो हमारा आंसर होगा एट पोजीशन 3 इट इज एट, बोलो प्लस या माइनस? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव एंगल, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? +120 डिग्री। अच्छा, प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, ये तो मैं सिर्फ एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ 120 डिग्री लिख रहा हूँ तो इसका मतलब +120 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख लो या फिर सीधा सीधा 120 डिग्री लिख दो, एक ही बात है, दोनों बातों का मीनिंग सेम ही है। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा फिर मान लिया एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया यहाँ पे विद एक्सेस, ये सर्कल है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे मैंने ओपी वेक्टर बनाया, से दिस इज एट 30 डिग्री ज्योमेट्रिकल एंगल। ठीक है, ये 30 डिग्री ज्योमेट्रिकल एंगल है हमारी स्टैंडर्ड लाइन से। दिस इज आवर स्टैंडर्ड लाइन, जिसको अपने 0 डिग्री बोल सकते हैं। तो ये 0 डिग्री वाली लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री के ज्योमेट्रिकल एंगल पे। ठीक है, अब कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू लाइन ओपी, तो किसी ने क्या पूछा हमसे? व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू ओपी। ठीक है, ओपी वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ओपी वेक्टर जो है कितने एंगल पे सिचुएटेड है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग टू ओपी वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ओपी वेक्टर तक ओए से, ये ओए है हमारी स्टैंडर्ड लाइन से ओपी तक जाने के लिए हमें कितना एंगल चलना पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई बोले मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री चलना पड़ा, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया +30 डिग्री। तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब कोई बोले कि मुझे इसी पोजीशन से, एक सेकंड मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, कोई बोले मुझे इसी पोजीशन से चला 360 घूमा और उसके बाद 30 डिग्री और चलना पड़ा, तो मैं इस पोजीशन पे पहुंचा। तो अगर किसी का मन करे कि एक चक्कर लगा के दोबारा से आना है, तो वापस जिस पोजीशन पे पहुंचा वो सेम ही पोजीशन आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर ओए से 360 घूमा फिर 30 और घूमा, मतलब टोटल अगर 390 डिग्री घूमा जाए तो वापस से हम ओपी लाइन पे ही पहुंच जाएंगे। तो अगर कोई ये बोले कि ओपी के करस्पॉन्डिंग 390 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 390 डिग्री। तो दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। तो सिमिलरली अगर फिर कोई बोले कि मुझे तो एक चक्कर में मज़ा नहीं आया, मुझे तो 2-3 चक्कर लगाने, तो फिर मान लिया किसी ने एक चक्कर मारा। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अदरवाइज। मान लिया किसी ने एक चक्कर मारा, मज़ा नहीं आया, एक चक्कर और मारने गया। ठीक है, सुंदर कन्याएं घूम रही थी रास्ते में, तो एक चक्कर और मारने का मन किया, तो 2 चक्कर मार के सुंदर कन्याओं को भगा दिया।
और उसी पोजीशन पे वापस आ गया। ठीक है, तो अब सोचो OA लाइन से OP तक आने में इस बंदे को कितना घूमना पड़ा। मान लिया उसने एक चक्कर मारा तो पूरा 360 घूम लिया, फिर एक चक्कर और मारा तो 360 और घूम लिया, तो 360 प्लस 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, इतना तो घूम गया। अभी तो वो OA लाइन पे पहुंचा है, अब 30 और चला, यहाँ से 30 और चला तो जाके OP पे पहुंचा, तो प्लस 30 डिग्री और, तो हमने टोटल किया तो ये कितना बना 720 प्लस 30 750 डिग्री। तो अगर कोई बोले कि OP लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल 750 डिग्री है तो ये वाला आंसर भी करेक्ट होगा, ये तीनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, फिर कोई और बोले कि मुझे तो इस डायरेक्शन में जाना ही पसंद नहीं है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो सुंदर कन्याएं ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो मुझे तो फ्रंट से देखने को ही नहीं मिल रहा है ना। तो मान लिया किसी को फेस देखना है तो फिर उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। सुंदर कन्या इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो अगर आप उसी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको बैक दिखेगा। तो आपको फ्रंट देखना है ना, फेस देखना है, तो आप इस डायरेक्शन में घूमोगे, है ना। तो ये बदमाश लड़का इस डायरेक्शन में चल पड़ा, तो इस डायरेक्शन में चला 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 और OP पे आके रुक गया। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना एंगल चल के वो OP पे पहुंच गया तो ये वाला एंगल कितना होगा सोचो। टोटल अगर पूरा चक्कर लगा लेता तो 360 होता, बट 360 से कितना कम है, 30 कम है, तो टोटल उसको कितना चलना पड़ा, 330 चलना पड़ा। बट क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, यानी कि -330 डिग्री चल के भी OP पे पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि OP के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है, अगर कोई इसका आंसर -330 डिग्री देता है तो ये आंसर भी करेक्ट हो गया। तो अब ये प्रोसेस आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, मतलब किसी का मन करे एक चक्कर लगाना है तो एक चक्कर लगा सकते हो, किसी को 2 चक्कर लगाने हैं 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, मतलब आप कितनी बार भी घूम के अगर P लाइन पे ही पहुंच जाओगे तो वो जो एंगल होगा, जितना एंगल आपने चला, वो एंगल OP के करस्पॉन्डिंग एंगल ही माना जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंगल की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल विद साइन लेना है और जितना चलना पड़ा, जितना घूमना पड़ा, उतना टोटल एंगल हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OP लाइन है उस लाइन के करस्पॉन्डिंग एक एंगल तो नहीं होगा। अगर किसी ने बोला व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू OP वेक्टर, तो उसके तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो देयर इज नॉट वन एंगल करस्पॉन्डिंग टू लाइन OP, या OP वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोट करके लिखते हैं यहाँ पे एक बात, ठीक है, सुंदर से कलर से। तो नोट क्या लिखा हमने कि अगर मैं ये OP के अलावा ये वाली लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर देता तो किसी भी लाइन के करस्पॉन्डिंग, अगर ये लाइन यहाँ ड्रॉ है तो इसके करस्पॉन्डिंग भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स में बता सकता हूँ। मतलब चक्कर तो कितने भी लगा सकते हैं ना, 10 लगा लो, 50 लगा लो, 100 लगा लो, 1000 लगा लो, है ना, घूमते रहो नहीं तो, है ना। तो इसका मतलब है कि हर एक लाइन के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग टू एवरी पोजीशन ऑफ OP, वेक्टर लगा रहा हूं, ठीक है, एवरी, अच्छा एक सेकेंड, every position of OP vector there are infinite number of angles। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। तो हर एक पोजीशन के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने उसी सर्कल को एक बार दोबारा से ड्रॉ कर दिया,
ये मेरा सर्कल हो गया, ठीक है। ये मान लिया एक्सेस ड्रॉ कर दिया हमने, ये स्टैंडर्ड लाइन जो 0 डिग्री पे मानते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये वाला एक्सेस सीधा नहीं बना, उसको सीधा बना देते हैं, एक सेकेंड। इस तरीके से, ठीक है, ओ ए। अच्छा अब मैंने बोला कि अब मैंने अगर बोला ओपी की पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, ये पी है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अब किसने बोला कि ओपी के करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ कितना है, ठीक है। तो हमारे क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, उनमें से थोड़े बहुत बता रहा हूँ, सारे तो नहीं बता सकते हम क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स। तो मान लिया मैंने एक आंसर दिया, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला यहाँ तक और बिना कोई चक्कर लगाए सीधा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री था, उसमें से 30 डिग्री घटा दिया तो कितना बचा, 150 डिग्री, ठीक है। तो एक तो एंगल करस्पॉन्डिंग टू ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लस 150 डिग्री क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्या आंसर दे सकता हूँ मैं, और ये आंसर दे सकता हूँ कि एक चक्कर मारो पूरा, फिर घूम के आओ और यहाँ पे आके रुक जाओ। तो कितना घूमना पड़ेगा, एक चक्कर एक्स्ट्रा घूमना पड़ा, कितना 360 डिग्री, फिर आगे और कितना चलना पड़ा 150 डिग्री। तो ये आंसर भी सही हो जाएगा, तो ये आएगा 510 डिग्री, तो ये आंसर भी करेक्ट है। अब कोई बोले मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो इधर से चलो, यहाँ तक जाके रुक गया, तो ये वाला एंगल भी ओपी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ तक, ठीक है, उसके आगे 30 डिग्री और टोटल कितना हो जाएगा 180 प्लस 30 यानी कि 210 डिग्री, वो भी माइनस का। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि इस बार हम किस डायरेक्शन में चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से तो किसी भी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ओपी का पोजीशन यहाँ पे रख देता तो इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर मुझे बताने होते तो मैं कौन कौन से बता सकता था। एक तो ये वाला बता सकता था मैं, ठीक है, एक मैं ये वाला बता सकता था, या फिर मैं एक चक्कर मार के पूरा घूम के वापस इधर आ जाता, या मैं एक चक्कर दो चक्कर तीसरे चक्कर में यहाँ पे आ जाता, या फिर इधर से चलता एक चक्कर मारा फिर यहाँ पे आके रुक गया, या फिर इधर से चला एक चक्कर दो चक्कर फिर यहाँ पे आके रुक गया। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 प्लस 360 प्लस ये जो एंगल है। तो ये बताने के लिए हमें पहले ज्योमेट्रिकल एंगल तो पता होना ही चाहिए कि ज्योमेट्रिकली किस पोजीशन पे है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स हम हमेशा विद साइन यूज करेंगे और किस तरीके से देखेंगे, इस स्टैंडर्ड लाइन OA के करस्पॉन्डिंग 0 डिग्री मान के चलेंगे। अगर OP की पोजीशन 0 डिग्री पे होगी, है ना, OA के अलोंग होगी, तो हम बोलेंगे वो कितने एंगल पे पड़ा है, 0 डिग्री पे पड़ा है, ठीक है। अच्छा अब 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग भी बहुत सारे एंगल्स होंगे। आप सोचो अगर कोई यहीं पे खड़ा है तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब किसी ने बोला कि मुझे तो एक चक्कर घूम के इस पोजीशन पे आना है, OA वाली पोजीशन पे एक चक्कर मार के आना है, तो एक चक्कर मार के आओगे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये प्लस 360 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चक्कर मार के आ जाता है यहाँ पे OA वाली पोजीशन पे तो ये एंगल माइनस 360 डिग्री हो जाएगा। कोई दो चक्कर मान के आए तो 720 डिग्री, है ना, क्लॉकवाइज में मार के आए तो माइनस 720 डिग्री, तीन चक्कर मार के आए 1080 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार के आए तो माइनस का 1080 डिग्री, एंड सो ऑन। इस तरह से इस लाइन के अलोंग भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक ओपी की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हम बता सकते हैं। ये बात हमेशा और हमेशा सही है, ठीक है। अच्छा फिर हमने बोला, मान लिया ये अपना वही वाला सर्कल है, ठीक है, और ये दो एक्सेस हैं।
ठीक है, मान लिया ये ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है और ये वाला पॉइंट ए है। ठीक है, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग अपने को पता है 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री या बहुत सारे बोल सकते हैं, तो हम एक लिख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री। अच्छा, अब मैंने बोला ये जो, अच्छा ये ओ है, सॉरी दिस इज ओ। अब मैंने क्या बोला, ये जो लाइन ओ बी है, ओ बी लाइन के राइट में एंड ओ ए लाइन के ऊपर, ओ बी लाइन के राइट में एंड ओ ए लाइन के ऊपर जो ये रीजन आया, ये वाला रीजन, इस रीजन का नाम हमने रख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सिमिलरली ये जो ओ बी लाइन है, इस ओ बी लाइन के लेफ्ट साइड में एंड ओ ए डैश लाइन के ऊपर साइड में ये वाला जो सारा रीजन होगा, इस रीजन का हमने नाम रख दिया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो रीजन है इसके नीचे और ओ बी डैश के लेफ्ट साइड में, तो इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट। और जो फोर्थ वाला रीजन बचा उसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने क्या किया, इस रीजन को एक प्लेन के ऊपर जो भी स्पेस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उन 4 पार्ट्स को बोला क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये 4 हमारे पास क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है, तो अगर ओपी की पोजीशन इस तरह से है, ठीक है, मान लिया ये ओपी की पोजीशन है, ठीक है, तो इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग कोई भी एंगल होगा, मतलब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाऊँ, चाहे मैं एक चक्कर मार के यहाँ पहुँच जाऊँ, चाहे मैं इस डायरेक्शन से चल के यहाँ पहुँच जाऊँ, तो जितने भी ये सारे एंगल्स आएंगे, अलग अलग वैल्यू ऑफ एंगल्स आएंगी, ये सारी के सारे एंगल्स, मैं ऐसा बोलूँगा कि ये सारे के सारे एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट के एंगल हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। मतलब अगर ओपी की पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो ओपी के करस्पॉन्डिंग जितने भी सारे एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स माने जाएंगे। इसी तरीके से अगर ओपी की पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट में होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एंगल्स कहाँ माने जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माने जाएंगे। अगर ओपी की पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में होगी तो ओपी के करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में माने जाएंगे। एंड सिमिलरली अगर ओपी की पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स माने जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो इस बात को मैं फॉर एग्जांपल जैसे ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये बताना है कि फाइंड द क्वाड्रेंट in which the following angles lie. Following angles lie. ठीक है, तो पहला एंगल किसी ने बोला मुझे 120 डिग्री, किसी ने बोला दूसरा 330 डिग्री, फिर चौथा किसी ने बोला माइनस का 530 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से चलो 3 का देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि ये साइन क्या है, 120 डिग्री का साइन क्या है। 120 डिग्री का साइन क्या है, प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे जीरो वाली लाइन से, जीरो वाली लाइन कौन सी है, ये ओ ए लाइन है। सॉरी, एक बार मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो ये जो जीरो वाली लाइन है, इस लाइन से मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। एंटी क्लॉकवाइज में क्यों चलना है, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना चलना है, 120 डिग्री चलना है। तो मान लिया मैंने यहाँ से 120 डिग्री चलूँगा तो OB तक पहुँचने के लिए तो मुझे 90 डिग्री चलना पड़ा, प्लस मुझे 30 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो 90 + 30 120 डिग्री होता है, तो इसका मतलब पक्का सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए, है ना। तो 120 डिग्री के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री + 30 डिग्री चलना पड़ा। इसका मतलब है कि ये पक्का
सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, यानी कि वो यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, अगर किसी ने बोला 330 डिग्री बताओ, तो फिर से प्लस का 330 डिग्री है, इसका मतलब मुझे फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो 330 डिग्री जाने के लिए एक बार सोचो, मुझे 360 से कितना कम जाना है, 360 से 30 कम जाना है। तो मैंने बोला कि अगर मुझे 360 से 30 कम जाना है तो 360 तो यहाँ पे होता है, एक चक्कर पूरा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो इससे 30 कम यानी यहाँ कहीं होगा। तो अगर कोई बोले ये वाला एंगल कितना है, तो यहाँ कहीं 330 डिग्री लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, 330 डिग्री प्लस का है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। फिर किसी ने बोला -530, तो माइनस लगते ही मुझे क्या पता चला, मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, OA से चालू करके, OA से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो मैंने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। तो 530 का एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल एंगल कितना पड़ेगा। तो मान लिया 360 डिग्री चल पड़े हम, 360 के बाद और कितना चले, अगर 360 में 180 जोड़ूँ तो कितना आएगा, 540 आएगा। तो देखना मैंने क्या बोला कि यहाँ नीचे ही फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ छोटा सा एक फिगर बनाते हैं। मान लिया मैं इधर से चलना शुरू किया, तो ये मैं यहाँ तक 360 चल चुका हूँ। 360 के बाद 180 और चलूँगा तो मैं 540 पे पहुँच जाऊँगा। तो यानी अगर मैं 180 और चलूँगा तो मैं 540 पे पहुँचूँगा, लेकिन मुझे 530 तक जाना है, तो मैं थोड़ा पीछे रुक जाऊँगा, 180 और नहीं चलूँगा। 180 चलता तो मैं यहाँ पहुँच जाता, पर मुझे यहाँ पहुँचना नहीं है। इसका मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचा, मैं यहाँ से चल के थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो मुझे टोटल मतलब एंगल तो बताने की ज़रूरत नहीं, बस सीधा सीधा क्वाड्रेंट ही बताना था। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई किस तरह से क्वाड्रेंट चेक करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो उसके इन्फिनाइट आंसर हो सकते हैं। और अगर कोई एंगल बता दे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो फिर उस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, और उतना एंगल चल के आप देखो कि आप किस क्वाड्रेंट में पहुंचे। और शुरू हमेशा OA से करना है, यानी स्टैंडर्ड 0 डिग्री वाली लाइन से शुरू करना है, मूव करना। ठीक है, तो जिस क्वाड्रेंट में पहुंचे उस क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लाइन OP व्हेन इट हैज टर्न्ड टू एन एंगल ऑफ 220 डिग्री। तो 220 डिग्री प्लस का है, तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 220 डिग्री कैसे आएगा, 180 + 40, 180 यहाँ पे हो जाता है, तो 40 और जाना है, तो 40 और जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो यानी कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये तो हो गया A पार्ट का आंसर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर किसी ने बोला B पार्ट 300 डिग्री, तो फिर से पॉजिटिव है, तो फिर उसी डायरेक्शन में जाना है, 300 डिग्री चलना है। यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री हो गया, 90 + 90 + 90 270, 270 से आगे 30 और चलना है। तो 30 और चले तो मैं कहाँ पहुँचा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये B पार्ट कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, अच्छा -120 डिग्री, तो -120 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना मैं इस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, 90 + 30, तो मैं कौन सी पोजीशन पे पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा। तो -120 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। इसी तरह से D पार्ट, मान लिया 480 डिग्री निकालना है, तो 480 डिग्री के लिए हमें किस डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। तो 360 तो पहले एक चक्कर मार लेते हैं, 360 से तो बड़ा ही है। ठीक है, अच्छा अब 360 में अगर मैं 90 जोड़ूं तो मेरे पास आएगा 450, फिर 450 में 30 और जोड़ूं तो मैं यहाँ तक तो 450 पे पहुँचा, 450 से 30 और आगे गया तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचा, मैं पहुँचा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, दिस इज सेकंड। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि 480 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, ई पार्ट 1020 डिग्री। अच्छा मैं आपको
थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन बता देता हूँ। 360 इंटू 3 जो होता है वो 1080 डिग्री होता है, याद रखो, ठीक है। तो अपने को पता करने में थोड़ी आसानी होगी अगर ये वाली बात याद रखते हैं तो, ठीक है। अच्छा, तो 1080 के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा, और पॉजिटिव है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो मुझे 360 के 3 चक्कर लगाने पड़ते, तो मैं 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर में तो मैं पूरे चक्कर कर लेता तो मैं 1080 पे पहुंचता, बट 1080 से मुझे 60 डिग्री पीछे ही जाना है। तो इसका मतलब मुझे 60 डिग्री पीछे यानी यहीं पे रुक जाना है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 4th, ठीक है। इस तरीके से फिर 750 डिग्री की बात कर लेते हैं। आई होप आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। 750 डिग्री सबको पता है, 720 डिग्री 360 इंटू 3 बराबर कितना होता है 720 डिग्री, उसमें 30 और आगे जाना है, ठीक है। तो 750, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 चक्कर, 2 चक्कर, 720 पे पहुंचे, 30 और आगे चल गए, तो कहाँ पहुंच गए हम पहुंचे 750 डिग्री पे। तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। EF जी पार्ट -520 डिग्री। अच्छा, तो -520 डिग्री 540, अभी मैंने आपको बताया 180 इंटू 3 होता है 540 डिग्री, ठीक है। तो जी पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 180 इंटू 3, तो आप सोचें कि मुझे नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो 180, 2 बार 180, 3 बार 180 चला तो 540 पे पहुंचा, बट मुझे 540 पे पहुंचना नहीं था, है ना, क्योंकि मुझे 1 बार 180, 2 बार 180 यहाँ तक पहुंचा, तो 540 से 20 डिग्री कम ही जाना था, क्योंकि मुझे 520 जाना है। तो मैं इसका मतलब पूरी लाइन तक नहीं जाऊँगा, सिर्फ 20 डिग्री पहले ही रुक जाऊँगा, ये मान लिया 20 डिग्री है। तो मैं कहाँ पहुँचा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचा, है ना। तो मेरा आंसर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो -520 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। एक और देख लेते हैं, समझ तो आ ही गया होगा। ये 1080 डिग्री से 100 डिग्री ज़्यादा है, 100 डिग्री यानी 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं। 1080 कितना होता है 360 प्लस 360 इंटू 3, है ना। तो मुझे जाना किस डायरेक्शन में, मुझे जाना है क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो 1080 डिग्री तो घूम के यहीं पहुंचेंगे, है ना। 360 3 बार चल लिया तो घूम के यहीं पहुंचेंगे 1080 डिग्री। फिर 90 और चले, 10 और चले, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, 90 के बाद 10 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 360 के मल्टीपल जितने भी हैं उनको हटाते जाओ, बीच में से कम करते चले जाओ, तो उतने चक्कर आपको कम लगाने पड़ेंगे। जैसे 1180 डिग्री था यहाँ पे, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ। जैसे 1180 डिग्री था, उसमें से ये 360 का जो मल्टीपल है इसको तो आप भूल जाओ तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे 750 डिग्री था, उसमें से अगर आप 720 डिग्री जो कि 360 का मल्टीपल है उसको हटा दो, तो 30 डिग्री जहाँ पे आएगा वहीं पे 750 डिग्री, ये 750 डिग्री भी आएगा एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, ये हर जगह वैलिड है। मतलब उतना एंगल हटाते चले जाओ जो 360 का मल्टीपल है, तो फिर आप थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको फंडा तो समझ आ ही गया होगा। एक बार फटाफट से दोबारा बता देता हूँ। मान लिया किसी ने मेरे को बोला कि मुझे -520 डिग्री पे जाना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि 520 डिग्री में से 360 तो पहले हटा दो, -360 डिग्री और कितना है ये, अगर 180 और होता तो मैं 540 पे पहुंचता, इसका मतलब 160 है। तो मैं इसको तो हटा ही देता हूँ। क्यों, क्योंकि 360 अगर मैं इस डायरेक्शन में चल लूँगा तो 360 चल के तो मैं वापस वहीं पहुंच जाऊँगा ना, तो फिर से दोबारा उसी डायरेक्शन में मुझे वापस से चलना है। तो इसका मतलब पहले तो आप इस वाले पार्ट को हटा दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली वहीं से आप स्टार्ट करोगे। तो अगर मैं सीधा सीधा -160 डिग्री की पोजीशन बताना शुरू करूँ यहाँ से, तो मैंने कितना चला, पहले 90 चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्योंकि माइनस है। अच्छा, तो 90 प्लस 70 और चलना पड़ेगा, तो 70 और चल जाते हैं यहाँ पे, तो मैं सीधा सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आए। तो पीछे भी हमारा यही आंसर आया था, एक बार चेक कर लेते हैं।
-520 डिग्री, जी पार्ट का आंसर है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट ही आया था, तो आंसर सेम ही आएगा। तो अभी आपको शॉर्टकट भी सिखा दिया मैंने आपको, ये 70 डिग्री चला है, ये 90 डिग्री चला है, तो टोटल मिला के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 160 डिग्री चल पड़े। आई होप यहाँ तक आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो उसको नेगेटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंगल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आज तक हमने ज्योमेट्रिकल एंगल पढ़ा था, बट ट्रिग्नोमेट्री में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम हमेशा। तो अब ये लिमिटेशन हमारे पास खत्म होगी कि एंगल जो है 0 से 360 डिग्री तक ही हो सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि एंगल 1,00,000 डिग्री भी हो सकता है, मतलब 1,225 डिग्री भी हो सकता है, 10,328 डिग्री भी हो सकता है, 1,25,380 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, 1 अरब डिग्री भी हो सकता है, माइनस का 1,00,000 डिग्री भी हो सकता है, माइनस का 10,325 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हमारा डोमेन बड़ा हो गया, अब हम बहुत बड़े रेंज में बात कर रहे हैं। अब एंगल का वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो अब एंगल कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है हमारा, एंगल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई कर सकता है। तो ये वाली बात हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्री angles may have any value between minus infinity to plus infinity। ठीक है, तो एंगल अब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1080 डिग्री एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, वो पॉलीगन वगैरह में नहीं हो सकता है ना, वो मेज़र करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट हम एक चक्कर में घूम के आ सकते हैं। मतलब रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट में कोई भी दो लाइंस के बीच में हम एक्चुअल में सोचें तो ऐसा एंगल 360 से बड़ा एंगल कभी पॉसिबल है नहीं है रियलिटी में, बट एक्चुअल में थ्योरी में ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यही साइन कन्वेंशन लेके हम चलेंगे आगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे साइन 300 डिग्री लिखा हुआ है या साइन -1080 डिग्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस लाइन के करस्पॉन्डिंग बात की जा रही है जिस लाइन पे उतना एंगल चलने पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, आई होप आपको फंडा समझ आ गया है। तो उस बड़े एंगल को आगे चल के हम छोटे एंगल में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया तो हमने यहाँ पे ले ही लिया है, 360 के मल्टीपल हटा दो वहाँ पे, तो उस लाइन के करस्पॉन्डिंग और छोटे एंगल भी होंगे, तो वो छोटे एंगल के लिए आप साइन कॉस की वैल्यू निकालोगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। ये वाली बात हम आगे चल के देखेंगे फिर से। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी बातें करी हैं उसमें एंगल्स डिग्रीज में हमने मेजर किया हुआ है। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स इफ द एंगल इज इन रेडियन। तो इन रेडियंस अगर आपको एंगल की वैल्यू दे दी जाए तो फिर कैसे मेजरमेंट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सेम चीज़ है, वैसा ही सर्कल बनेगा। इस बार थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं सर्कल को। मान लिया ये हमारा, अच्छा चलो सर्कल नहीं बनाते, अपने सिर्फ एक्सेस बना देते हैं। मान लिया मैंने ए डैश, यहाँ पे बी डैश, ये लाइंस बना दी बस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करना तो कर सकते थे, बस वो ओपी की पोजीशन दिखाने के लिए था। अब हमें सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्वाड्रेंट्स पता चल गए। तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है। अच्छा, अब सेम ही चीज़ मैं रेडियंस में करूँगा। ठीक है, मुझे इतना तो पता ही है कि 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन होता है। अच्छा है ना, वो तो सीधी सी बात है, 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग तो 0 रेडियन ही आएगा, मतलब एंगल का वैल्यू 0 ही है दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला था कि 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन होता है। ठीक है, फिर हमने बोला था कि 180 डिग्री बराबर
पाई रेडियन होता है, ये तो याद रखने को बोला गया था। 270 डिग्री बराबर 3 पाई बाई 2 रेडियन होता है। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं ए बोलूँगा तो मैं ए के करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ओ ए लाइन के करस्पॉन्डिंग ए पोजीशन पे यानी ओ ए लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं एंगल्स बताना चाहूँ तो मैं कौन कौन से एंगल्स बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि इस लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल 0 रेडियन हो सकता है। अब मैं रेडियंस के ऊपर सी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना कि मैं रेडियन में लिख रहा हूँ, क्योंकि सी लगाने में बार बार थोड़ी विजुअल अपील ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो 2 पाई हो सकता है। 2 पाई यानी 360 डिग्री, एक चक्कर घूम के आ गए, है ना। फिर मान लिया एक चक्कर, 2 चक्कर घूम के आ गए तो 4 पाई हो सकता है इसी लाइन के करस्पॉन्डिंग। फिर एक चक्कर और घूम लिया तो 2 पाई और जोड़ दिया इसमें तो 6 पाई हो गया। फिर 2 पाई और जोड़ दो, 8 पाई हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से घूम सकते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब 0 डिग्री पे रहोगे तो यहीं होगे, एक चक्कर मार के आए, एक चक्कर मार के आए तो 2 पाई, 2 चक्कर मार के आए तो 4 पाई, 3 चक्कर मार के आए तो 6 पाई, 1 2 3 4 चक्कर मार के आए तो 8 पाई, इस तरीके से। फिर अगर कोई बच्चा बोले मैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा, तो एक चक्कर मारा तो 2 पाई, 2 चक्कर मारे तो 4 पाई, बट वो माइनस के हो जाएंगे इस बार। तो इसका मतलब -2 पाई भी ओ के करस्पॉन्डिंग हो सकता है, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई एंड सो ऑन। ये सारे एंगल्स भी ए की पोजीशन पे ही होंगे। ठीक है, फिर कोई बोले कि बी के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल होंगे, यानी ओ बी पोजीशन पे कौन कौन से एंगल हो सकते हैं। तो पहला तो अपने को दिख ही रहा है, ये 90 का एंगल है, तो 90 बराबर पाई बाई 2 रेडियन होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी के करस्पॉन्डिंग एक एंगल तो पाई बाई 2 हो जाएगा। रेडियन में ये ध्यान रखना, मैं रेडियन लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे कचरा ना मच जाए पूरी शीट के ऊपर, इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, पाई बाई 2 एक तो हो सकता है। फिर कोई बच्चा बोले कि मुझे एक चक्कर मार के आना है, तो एक चक्कर पूरा घुमा 360 प्लस 90, तो अपने कितना बोलेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो उसको अपने बोल सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 2। अगर कोई बच्चा बोले 2 चक्कर मारने तो 4 पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 चक्कर मारने तो 6 पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये सारे, है ना। फिर कोई बच्चा बोले मुझे तो इस डायरेक्शन में घूमना है, तो इस डायरेक्शन में तो आपने कितना घुमा 2 पाई घुमा, 2 पाई से कितना कम पाई बाई 2, ऐसा बोल सकते हो। पूरा 2 पाई होता 2 पाई से पाई बाई 2 कम, तो ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाई 2, ऐसा बोल सकता हूँ। फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं 2 चक्कर मारता तो 4 पाई से पाई बाई 2 कम होता, एक चक्कर में 2 चक्कर, तो 2 चक्कर में कितना कम हो गया 4 पाई से पाई बाई 2 कम हो गया, तो आंसर हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 2। फिर 3 चक्कर मारते तो 6 पाई से पाई बाई 2 कम हो जाता एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो बी के करस्पॉन्डिंग, बी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ये सारे एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, रेडियंस में। और अगर सी ए डैश पोजीशन के करस्पॉन्डिंग बोला जाए तो कौन कौन से एंगल होंगे, तो अपने एक तो सीधा सीधा बोल सकते हैं 180 डिग्री यानी पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर पाई के बाद उसमें 2 पाई और जोड़ दो तो 3 पाई हो जाएगा, फिर उसमें 2 पाई और जोड़ दो 5 पाई हो जाएगा, 7 पाई एंड सो ऑन, ये सारे एंगल्स, ठीक है। अच्छा, कोई बोले मुझे तो इस डायरेक्शन में आना है, तो ये माइनस पाई हो जाएगा, तो माइनस पाई। फिर इस डायरेक्शन में एक चक्कर मार के आना है, तो माइनस पाई प्लस 2 पाई, टोटल कितना हो जाएगा -3 पाई, इस तरीके से -5 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ गई। फिर कोई बोले बी डैश के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल होंगे, तो अगर मैं इधर से चलूँ तो पहले तो आया मैं 3 पाई बाई 2 पे, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो पाई प्लस पाई बाई 2, एक तो ये बोल सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2। फिर और कितना आएगा, एक चक्कर मार के आया कोई, ठीक है, पहले एक चक्कर पूरा किया 2 पाई प्लस पाई यानी टोटल 3 पाई हो गया, फिर प्लस पाई बाई 2 और, तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 पाई प्लस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं इसको। फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, एक चक्कर और मार लो तो इसमें 2 पाई और जोड़ दो तो सीधा सीधा 5 पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर एक 2 पाई और जोड़ दो तो 7 पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ऐसे 2 पाई जोड़ते जा सकते हैं, ठीक है। फिर कोई बोले मुझे तो क्लॉकवाइज में मेजर करना है,
तो पहले तो हो जाएगा -π/2, फिर एक चक्कर मार के आएंगे तो -2π -π/2, एक चक्कर मारा -2π, फिर और कितना आगे चले -π/2 और, तो कितना हो जाएगा -2π -π/2, फिर इसमें -2π और जोड़ देते हैं तो हो जाएगा -4π -π/2, यानी ये 2 चक्कर मार के हो जाएगा, 3 चक्कर मार के हो जाएगा -6π -π/2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हर एक लाइन के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट एंगल बताए जा सकते हैं रेडियंस में भी, ठीक है। तो रेडियंस में नोटेशंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, है ना, 0, 2π, 6π, 8π, और इधर π/2, 2π + π/2, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरीके के नोटेशंस होते हैं। तो आगे चल के हम इनका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, मतलब इन सारों को शॉर्टकट में ग्रुपिंग करके लिख देंगे, है ना, मतलब एक वेरिएबल यूज़ करेंगे n, उस वेरिएबल की हेल्प से हम एक ही एंगल लिखेंगे और उस n की अलग अलग वैल्यू डालने पे हमें 1 बाई 1 ये सारे एंगल मिलते चले जाएंगे। तो जो n की फॉर्म में हम लिखेंगे उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो आगे चल के पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं इनको, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब अपने कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर कोई ओपी की पोजीशन आ गई, मान लिया ओपी लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये सॉरी मान लिया किसी ने बोला ये पॉइंट पी है, तो इस ओपी के करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और आपको रेडियंस में पूछा है। तो रेडियंस में पूछा तो पहले तो फटाफट इसको रेडियन में बदल दो, π/6 होता है, ये तो बोला था याद रखने के लिए। इसको अलग कलर से करते हैं, ठीक है। मान लिया ये वाला एंगल 30 डिग्री है और किसी ने बोला तो हमने फटाफट से रेडियन में बदल दिया π/6, ठीक है। तो अब किसी ने बोला कि ओपी के करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ रेडियंस में, तो एक आंसर तो हो जाएगा प्लस का π/6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा इस डायरेक्शन से चलो, 2π में से π/6 घटा दो तो 2π - π/6 हो जाएगा। 2π - π/6 कितना आएगा, साइड में करके देख लेते हैं एक बार, ये आएगा 11 π/6। तो 11 π/6 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में नहीं चले, क्लॉकवाइज में चले हैं, क्लॉकवाइज में चले हैं तो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब -11 π/6 भी इसी के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो इस तरीके से रेडियंस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सारी वैल्यूज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब एक वैल्यू आप ये भी बोल सकते हो कि 2π + π/6, 4π + π/6, 2 चक्कर मार के, 3 चक्कर मारे तो 6π + π/6, ऐसे बोल सकते हो एंड सो ऑन, ये आप करते रह सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अगर इतनी कहानी क्लियर है ना, तो अब बहुत आसान हो जाएगी आगे ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो एक लाइन के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं, तो एक एंगल के करस्पॉन्डिंग लाइन कहाँ पे होएगी, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ये भी पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओपी व्हेन इट हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ। तो पोजीशन का मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बतानी है हमें, सिर्फ क्वाड्रेंट बताने की कौन से क्वाड्रेंट में लगभग कहाँ पे लाई करेगी। अच्छा, 21 π/3 ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है, कट रहा है, ये तो 7π बच जाएगा। तो 7π बताना है हमें कहाँ लाई करेगा। तो आप सोच लो 7π कहाँ लाई करेगा। पाई में अगर मैं 6π जोड़ दूँ तो आपने क्या किया, 2π के सारे मल्टीपल अलग कर लिए, तो 2π के सारे मल्टीपल यानी 6π तो यही हो जाएगा। अब 6π में से 6π के बाद +π और चलना है, तो +π तो इधर होता है, तो आप यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे। किसी क्वाड्रेंट में होगा क्या, नहीं, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। तो A' वाली लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, इस लाइन के ऊपर होगा, OA' वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा। कौन सा, 7π। फिर अगला बोला 43π/4। अच्छा, 43π/4। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। पहले तो आप क्या करो कि कोई भी आपको एंगल लिखा हो, जैसे 43π/4 लिखा है, उसका डिनोमिनेटर देखो, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, तो न्यूमरेटर को पहले इस तरह बनाओ कि न्यूमरेटर में कुछ प्लस या माइनस करने पे 4 का इंटीग्रल मल्टीपल बन जाए। तो 43 का नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा है, एक तो 40 है और एक 44 है।
उनमें से ज़्यादा पास कौन सा है? 44 इज़ मोर क्लोज़र, है ना, 44 इज़ मोर क्लोज़र टू 43। तो यहाँ पे मैं 43 पाए को मैं कैसे लिख दूंगा? यहाँ पे 43 पाए को मैं 44 पाए माइनस 1 पाए ऐसे लिख दूंगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं अलग अलग कर दूँ इनको तो मेरे पास बचेगा 44 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। तो ये तो डिविजिबल है। ऐसा इसीलिए किया ताकि यहाँ पे हमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो अलग हो जाए। तो ये तो 11 पाई अलग हो गया, माइनस पाई बाय 4 अपने पास बचा। तो बेसिकली है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 11 पाई चलना है और उससे पाई बाय 4 पीछे, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 11 पाई तो हम ढूंढ लेंगे। 11 पाई कितना होता है? 10 पाई प्लस पाई। तो 10 पाई तो इसी लाइन के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यहीं पे 10 पाई आएगा। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई सारे इवन पाई यहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद पाई और चलना है, तो उसके बाद पाई और चल पड़े इधर। तो यहाँ पे 11 पाई आया। तो लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना, हमें कहाँ जाना था? इससे कितना पीछे? हमें इससे पाई बाय 4 पीछे जाना है। ये मान लिया पाई बाय 4 एंगल है, तो हमारा एंगल इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 10 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 4। तो हम कहाँ पहुँचे? इस लाइन पे पहुँचे। तो ये जो लाइन आएगी इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 43 पाई बाय 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया यहाँ पे, है ना। ये ए पार्ट एंड बी पार्ट सॉल्व हो गए। फिर मान लिया मैं सी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो 373 पाई बाय 3, 373 पाई बाय 3। तो मुझे फिर से वही करना है, 3 का नियरेस्ट मल्टीपल निकालना है यहाँ पे। अच्छा सोच के देखो, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 3 1 जा, 3 2 जा, 1 बचा, 3 4 जा 12 बचा 1, तो 1 बचा। 12 प्लस 1 जो बचा उसको मैंने साइड में लिख दिया 1 पाई। मतलब एक सेकेंड, यहाँ गलती होगी। ये इतना तो डिवाइड हो गया। बेसिकली एक बार दोबारा से बता देता हूँ। 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास बचा 124, ठीक है, और नीचे आ गया मेरे पास 3 2 3 6, ठीक है, 1 3 12 1, ये बचा मेरे पास। ठीक है, मेरे पास रिमाइंडर आया 1, 124 आया मेरा कोशेंट। तो मैं बेसिकली क्या बोलूँ कि 373 इज़ नथिंग बट 3 इंटू 124 प्लस 1, है ना, यही तो होता है। ये हमारा डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो डिविडेंड बराबर कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ये तो आपने पढ़ा है 9th-10th क्लास में, तो वहीं से आया ये। डिविडेंड बराबर कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, तो वहीं से हमने बोला कि ऐसा होगा। तो अच्छा, फिर मैंने क्या बोला कि अगर 373 3 इंटू 124 प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 124 प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब अगर मैं इसको अलग अलग करूँगा तो मेरे पास बचेगा 124 पाई प्लस पाई बाई 3, है ना। कैसे अलग अलग किया? इस वाले पार्ट को अलग कर दिया, इस वाले पार्ट को अलग कर दिया, ठीक है। अब वापस से एलसीएम ले लोगे तो यही आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लोगे तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 124 पाई क्या है? 2 पाई का मल्टीपल है, तो यानी 124 पाई तो कहाँ पे आएगा? 0 डिग्री वाली लाइन पे ही आएगा। फिर उसके आगे कितना जाना है? पाई बाई 3 और जाना है, तो पाई बाई 3 और तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है 373 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ये रिपीट हो गया। ये तो अभी हमने निकाला 7 पाई, ये तो ए डैश वाली लाइन पे आएगा। ये -7 पाई, तो -7 पाई कहाँ आएगा एक बार देख लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। -7 पाई, -21 पाई बाई 3 का मतलब है -7 पाई। तो फिर से
नेगेटिव डायरेक्शन में 6 पाई चलेंगे तो -6 पाई भी यहीं पे ही आएगा, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई। अब माइनस पाई और चलना है तो वो भी उसी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 7 पाई एंड -7 पाई दोनों सेम ही लाइन पे आएंगे। वैसे आप याद ही रख लो, कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। ठीक है, ये वाली बात नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। नोट नंबर 1, एनी ऑड मल्टीपल of pi will always lie at line OA dash, and any even multiple pi will always lie at line OA। ठीक है, तो यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। आगे चल के आपको बताएंगे कि उसको 2n पाई लिख सकते हैं, इसको 2n+1 पाई लिख सकते हैं। ये ऑड नंबर को 2n+1 लिखते हैं, इवन नंबर को 2n लिखते हैं। आगे चल के समझाएंगे ये वाली बात। ठीक है, एक बार के लिए इतनी बात को याद कर लो। ठीक है, कि कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आया तो उसको हमेशा OA डैश लाइन पे मानना है। OA डैश कौन सी लाइन है, पहले बार बार बता चुका हूँ, वही स्टैंडर्ड बार बार चल रहा है। ये वाली लाइन OA डैश है। ठीक है, ये वाली लाइन। और OA कौन सी लाइन है, ये वाली 0 डिग्री वाली लाइन, दिस इज OA। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। -100 पाई/3। तो फिर से मैंने बोला कि पहले डिवाइड कर दो, F पार्ट है, -100 पाई/3। तो 3 का नियरेस्ट मल्टीपल देखो, अगर सीधा सीधा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिल रहा तो डिवाइड कर लो। ठीक है, मुझे तो यहाँ मिल रहा है 99 होता है, तो फिर मैं सीधा सीधा इसको -99 पाई माइनस पाई ऐसा लिख सकता हूँ, 100 पाई को डिवाइडेड बाई 3। अगर सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल से आपको तुक्का लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है देखते ही कि 100 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल कौन सा है, तो डायरेक्ट लिख दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तुम्हारे पास आया कितना, -33 पाई -पाई/3, अलग अलग करने पे, है ना। तो -33 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये तो कहाँ लाई करेगा, ये तो यहाँ लाई करेगा OA डैश वाली लाइन पे। ठीक है, फिर -पाई/3 और चलना है, तो -पाई/3 यानी इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का, इस तरीके से। ठीक है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन क्या है। -245 पाई/4। एक बार क्वेश्चन आगे लिख लेते हैं। -245 पाई/4 था या 3 था, एक बार चेक करते हैं। 4 था। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं, -83 पाई/6। ठीक है, ये G पार्ट है, ये H पार्ट है। अच्छा, तो 4 से डिवाइड करें तो नियरेस्ट मल्टीपल हम ढूंढ सकते हैं। नियरेस्ट मल्टीपल 244 होता है, वैसे मुझे पता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप डिवाइड करके देख लो। -240 माइनस हटा दो, सीधा सीधा 245 को करो। 245 को 4 से डिवाइड किया, 6 से 24 आया, फिर 5 बचा, 1 4 1 रिमाइंडर बचा। तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 61 से जा रहा है। तो अगर 61 से जा रहा है तो आप सीधा सीधा -61 पाई, ठीक है, इसको साइड में लिख सकते हो, है ना। मतलब मैं चाहता तो इसको ऐसे लिखता, -245 को, एक बार देख लो। वैसे तो मैथ्स के बच्चों को तो पता ही होगा, लेकिन जो मेडिकल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। -245 को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 4 इंटू, एक बार माइनस हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 61 प्लस 1, ठीक है। डिवाइज़र बराबर कोशेंट इंटू डिवाइज़र, डिविडेंड बराबर कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ये डिविडेंड है इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर,
ऐसा होता है। तो वही वाली चीज़ लिखी हुई है हमारी यहाँ पे। तो 4 इंटू 61 लिखता मैं, फिर 4 से डिवाइड करता यहाँ पे, मतलब अब पूरे को 4 से तो डिवाइड करना ही था, मैं अलग अलग करता, तो यहाँ 61 प्लस 1/4 ही बचता मेरे पास, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही 61 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ताकि मेरे को एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो माइनस तो पूरे के आ गया, तो दोनों के आगे माइनस आएगा, तो -61 पाई और एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचा है, तो मुझे 1 यहाँ पे लगाना है, तो प्लस -π/4 ये आ जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब -61 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये किस लाइन के करस्पॉन्डिंग आएगा, यहाँ पे आएगा OA डैश के करस्पॉन्डिंग। अब इससे -π/4 और आगे जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/4 और चलो, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो H पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। फिर से वही बात, 6 का नियरेस्ट मल्टीपल 80 के कौन सा है, सोच सकते हैं हम। अगर नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 83 को डिवाइड किया 6 से, 6 1 ज़ा 6, 2 3, 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर बचा 5। अच्छा, रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका मतलब है कि रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो नियरेस्ट मल्टीपल अपने पास कौन सा आया इसका, 78 आया। 83 से 5 पीछे जाएंगे ना ज़रा, तो अपने पास 78 आया। अच्छा, ये 6 से डिविजिबल है। अच्छा, अब मैं सोचूं कि अगर मैं एक आगे और चला जाऊं, 5 रिमाइंडर बच रहा है, अगर एक और आगे चला जाता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, तो इसका मतलब 84 भी 6 का मल्टीपल होगा, है ना। तो अगर 84 भी 6 का मल्टीपल है, तो इन दोनों में से ज़्यादा पास कौन सा है, 84 ज़्यादा पास है ना। तो 84 ज़्यादा पास है, तो मैं 83 पाई को मैं ऐसे लिखूँगा -84 पाई। ठीक है, उसमें कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो -83 पाई जो बन जाए, तो प्लस पाई करने से बनेगा, डिवाइडेड बाई 6। मेरे को नियरेस्ट ढूंढना है, ध्यान रखना, मेरे को नियरेस्ट ढूंढना है। अगर मैं नियरेस्ट नहीं ढूंढता तो भी काम चल जाता, बट नियरेस्ट ढूंढेंगे तो आगे कुछ चीज़ें और करेंगे, तो बाद में वहाँ पे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस पहले से ही सिखा रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो ये डिवाइड करना ज़रा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस का 14 पाई प्लस π/6। तो अब आप सोच लो, -14 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो वो हमेशा OA लाइन के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो -14 पाई तो यहाँ आ गया। उसके बाद प्लस π/6 है इस बार हमें प्लस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, तो यहाँ π/6 यानी 30 डिग्री चलना है। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचे हम पहुँचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन सा एंगल, -83 π/6। तो आप देख सकते हो कि ये 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो जहाँ 30 डिग्री वाली लाइन हमारी बनी, वहीं पे ये आ रहा है, यही 30 डिग्री है, यानी π/6, तो इसी लाइन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं -83 π/6 को 30 डिग्री से रिप्लेस कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब एक लाइन के करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स होते हैं, उन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सेम ही आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये वाली बात आगे सीखेंगे हम, एक लाइन के करस्पॉन्डिंग वाली।